हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, बिना देरी किए सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि आपको मैं अभी 4 से 5 क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, जिनमें मैं आपको वो बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी वन लाइनर की फॉर्म में या एमसीक्यू की फॉर्म में, जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्स में मुझ पर भरोसा किया और आप जानते हैं कि वो एक लास्ट टाइम पर जो आपको एक कैप्सूल वाली एनर्जी देता है, वो वाली क्लास आपके लिए होगी। और आज से मैं उसकी शुरुआत कर रही हूँ और लगातार कुछ वीडियोस 4 से 5 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और आप सभी उनको जरूर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास से। तो जो ये पहली क्लास है, इसमें हमने सीडीपी को चुना है और सीडीपी के वो मोस्ट 100 आपका वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी है। चाहे आप एग्जाम के होते ही तुरंत मैच कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। ज्यादा बातचीत में समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम है सर पे और पूरे अच्छे तरीके से जितना मैंने आपको समय दिया बीच में रिवीजन करने का, अपने पूरे सब्जेक्ट्स को जितने भी मैं आपको सब्जेक्ट्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, आपने रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए एक बार आपकी उस तैयारी को मैं पॉलिशिंग करने के लिए क्लास आपके सामने लेकर आई हूँ। पहला आज हम जिस क्लास में बात कर रहे हैं, सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलना है, अभी रट लीजिए अगर नहीं याद है आपको। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई थी, किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर याद नहीं है तो याद करो अभी के अभी कि विश्व की जो पहली मनोविज्ञानशाला प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, वो जर्मनी के लिप्जिग शहर में हुई थी। कहाँ? जर्मनी के। कब? 1879 में। किसने करी थी? जल्दी से इसके जो जिसने स्थापित की थी उसका नाम बताइए, उस मनोवैज्ञानिक का। तो ये की थी विलियम वुंट ने। बहुत अच्छे से आप सभी ने जवाब दिया। क्या नाम है? विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने इसकी स्थापना करी थी, याद रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ आप मुझे बताइए, जो भारत में पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी वो कब और कहाँ हुई थी, किसने की थी? ये तो विश्व की बात हो गई, लेकिन अगर भारत का पूछ ले कि भारत में सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, तो जल्दी से बताओ। ये हुई थी कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है पेपर में। कलकत्ता में हुई थी। और कौन से सन में? तो 1916 में। किसने करी थी? तो डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने। एन सेन गुप्ता ने। लिख लो इसको कहीं पर, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, विश्व की पहली 1879 विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में, भारत की पहली कलकत्ता में 1916 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने। चलो, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, कि प्रेरणा जो है वो सीखने के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ये कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। याद रखिएगा, प्रेरणा क्या है? सर्वश्रेष्ठ है सीखने के लिए, ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। अगला प्रश्न है, सही व्यवहार को तुरंत पुनर्बलन मिलना चाहिए, यह किसका विचार था? तो दोस्तों, एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो सबसे ज्यादा पुनर्बलन को सपोर्ट करते हैं, उनका नाम है स्किनर। ठीक है, प्रेरणा या पुनर्बलन बात एक ही है। यहाँ प्रेरणा की बात की है और यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि व्यवहार को अगर तुरंत पुनर्बलन मिलेगा तो वो अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा सीखेगा। ये बात किसने कही? स्किनर ने कही। इसका भी जवाब स्किनर होगा। आगे चलते हैं, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में परियोज्य यानी उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है? यानी कौन सी ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें जो उत्तर देने वाला होता है वो स्वयं उसको भरता है? तो प्रश्नावली विधि होती है, जिसमें उत्तरदाता जो है, जो भी मतलब जिसका टेस्ट हो रहा है, वो उसमें क्या करेगा? खुद से क्या करेगा? आंसर्स फिल करेगा। अगला है, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में विभाजित कर देता है, यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर शिक्षक अपनी विषय सामग्री को बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर रहा है तो ये कौन सा नियम है? ये है आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा? आंशिक क्रिया का नियम। अगर इसके अपोजिट पूर्ण अगर बात करें
तो ये आंशिक विधि हो गई। लेकिन जहां पूर्ण विधि की बात करें कि भाई समस्या बच्चे के सामने पूरी होनी चाहिए, ये बात इसके बारे में किसने सबसे ज्यादा काम किया है, तो ये किया था आपके गेस्टाल्टवादियों ने। वो कहते थे कि समस्या पूरी होनी चाहिए, कि बच्चे के सामने पूर्ण रूप से होनी चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा अपोजिट हो जाता है। बाकी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये दिया था आपका गिलफोर्ड ने। अच्छा, बुद्धि शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये किया था गाल्टन ने। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। और गाल्टन से एक और संबंधित है, आपको याद ये भी रखना है कि गाल्टन जो है वो व्यक्ति विभिन्नता के जन्मदाता माने जाते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने ही काम किया है व्यक्तिक विभिन्नता के ऊपर। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता जो आपका सीडीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, इसके बारे में भी किसने बात की है, गाल्टन ने की है। आगे हम बात करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत कई बार आ चुका है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। किसने दिया था दोस्तों, गार्डनर ने। याद कैसे रखेंगे इतने सारे सिद्धांत, अभी बताती हूँ कि देखिए गार्डन में बहुत सारे पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं गार्डन में, है ना। तो गार्डन में बहुत सारी बुद्धि होती है, बहुत प्रकार की। तो बहुबुद्धि कहाँ मिलेगी, गार्डन में मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो ये दोनों में अंतर है, ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये बहुकारक सिद्धांत है। तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। सारे क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी मिस नहीं करना है आपको। आगे चलते हैं, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो गार्डनर ने बुद्धि के बताए थे शुरुआत में 7 प्रकार, लेकिन वर्तमान में अभी 9 प्रकार है बुद्धि के। ठीक है, किसने बताए थे, ये गार्डनर ने बताए थे। बहुबुद्धि के सिद्धांत में 9 कौन कौन से आते हैं, जैसे भाषागत बुद्धि और गतिक बुद्धि और शारीरिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, वैज्ञानिक बुद्धि, दार्शनिक बुद्धि। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी, ये 9 प्रकार इसने बताए हैं। और वर्तमान में 9 है, शुरुआत में पहले 7 बताए थे। आगे हम बात करेंगे, जो मूर्ख बच्चे होते हैं, मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ठीक है, जो मूर्ख वाली श्रेणी में आते हैं, तो इनकी 25 से 50 तक होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और नाम दिया जाता है मूढ़। ठीक है, मूढ़ बालक। तो ये एक ही बात है, मूढ़ पूछ ले या मूर्ख पूछ ले तो बात एक ही है। ये टर्मन के अनुसार इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 25 से 50 तक होती है। और सबसे कम किसकी होती है, तो उसको नाम दिया गया है जड़ बुद्धि। ठीक है, जड़ बुद्धि उनकी कितनी होती है, तो इनकी 25 से कम जिसकी भी होगी वो क्या आएगा, जड़ बुद्धि वाली श्रेणी में आएगा। उसका IQ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, प्रतिभाशाली बच्चे की होती है, 140 से अधिक टर्मन के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुद्धि लब्धि से संबंधित। आगे बात करते हैं, जड़ बालकों या जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 0 से 25 तक। ये अभी मैंने आपको बताया, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा ही तेज बोल रही हूँ तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्लो भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ 3 डॉट्स दिए गए होंगे, वहां पर जाकर के आप स्पीड को, प्लेबैक स्पीड को थोड़ा धीमा कर लीजिएगा। लेकिन ज्यादातर बच्चों की डिमांड रहती है कि एग्जाम टाइम है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा तेजी से आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि कोई भी आपको ऐसा ना लगे कि कहीं एक भी मिनट आपका खराब चला गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था। क्या पता कितनी बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में, याद रखना बस आप इसको। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, ये दिया था टर्मन ने। वैसे तो इनसे पहले एक और सूत्र दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया था आपका, वो इससे पहले जो एक और सूत्र आया था वो आपका दिया था स्टर्न ने। ठीक है, लेकिन अपने आप में वो पूर्ण रूप या पूर्ण सूत्र नहीं था, कंप्लीट नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये सूत्र दिया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये सूत्र दिया था स्टर्न ने। ठीक है, सबसे पहले 1911 में। फिर बात करते हैं, जो कंप्लीट इस सूत्र को किया वो किया फिर टर्मन ने। इसने क्या किया, इसने इस सूत्र में जोड़ दिया
वो सॉरी गुणा कर दिया या इसका प्रतिशत निकाल दिया 100 से गुणा करके कि भाई ऐसे निकलेगी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100 कर दो तो ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। ऐसे हम बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर पाएंगे। याद रहेगा आपको, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अब ऐसे इसके ऊपर छोटा मोटा आपको न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है कि बताइए अगर किसी की मानसिक आयु 50 है ना, और उसकी वास्तविक आयु भी 50 है तो उनकी कितनी क्या होगी, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, ऊपर मानसिक आयु रखेंगे, नीचे वास्तविक आयु, उससे क्या करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 50 से 50 कट जाएगा, उसकी 100 आ गई क्या बुद्धि लब्धि IQ, और 100 आ गई तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा बताओ जल्दी से। जड़ बुद्धि बालक की श्रेणी में या मूढ़ की श्रेणी में आएगा, कौन सी श्रेणी में आएगा, या प्रतिभाशाली होगा या सामान्य होगा। तो आपको पता है 90 से 110 के बीच में कौन आते हैं, सामान्य बुद्धि वाले बालक आते हैं। ठीक है, सामान्य बालक, तो ये सामान्य की श्रेणी में आ जाएगा। याद रखिएगा आप इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ये लोग कहते ही तुरंत हाजिर हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। तो सामान्य बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होता है आपका, 90 से 110। ठीक है, 90 से 110 ये होगा कौन सा, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि। आगे बात करते हैं, सामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत के प्रतिपादक, दोस्तों इसको एक और नाम से जाना जाता है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के। द्विकारक, द्वि मतलब दो कारक, कौन कौन से दो, एक तो पहला है सामान्य और दूसरा है विशिष्ट कारक। इस बार इसको खोल करके पूछ लिया कि भाई सामान्य और विशिष्ट कारक किसने दिया, या ऐसे भी पूछ सकता है द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो दोनों में आंसर आपको क्या लगाना है, स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन। 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग और बहुत जल्दी जल्दी। तो ये कवर हो गया आपका। आगे चलते हैं, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। भैया पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि किसके किसके बीच होगी, तो 80 से 90 के बीच होगी पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि। सारे टॉपिक्स आपके कवर करा दूंगी मैं इसी बीच। ठीक है, हर एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा वो सब इसी में है। आगे बात करते हैं, किस अवस्था में सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था की। ठीक है, शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था में जो सीखने की गति होती है वो बहुत ही कैसी होती है, तीव्र होती है। ठीक है, तीव्र होती है। फिर इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में जो सीखने की गति होती है और साथ साथ उसके मानसिक और शारीरिक विकास की गति भी थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास भी उसका इस अवस्था में कम होगा, बाल्यावस्था में। फिर आती है आपकी कौन सी, किशोरावस्था। फिर उसमें एकदम से फिर से तीव्र हो जाती है। अगर बात करें शारीरिक विकास की भी और मानसिक विकास दोनों की ही क्या हो जाती है, फिर से तीव्र हो जाती है गति। बाल्यावस्था में धीमी रहेगी, ये याद रखना आप। तो 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बात करते हैं, जो 1908 में निर्मित बीने साइमन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैम 1908 क्यों कहा आपने, बीने साइमन परीक्षण तो 1905 में हुआ था। तो ये दोस्तों इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, 1905 में ही हुआ था, पहला जो परीक्षण था बीने साइमन का 1905 में हुआ था, लेकिन इसमें फिर पहला संशोधन किया था 1908 में। और संशोधन में करके क्या किया था, एक तो इसमें मानसिक आयु शब्द जोड़ दिया, ऊपर से फिर इसमें क्या किया गया, जो प्रश्नों की संख्या थी वो बढ़ा दी गई। पहले 30 प्रश्न थे, फिर इसमें कितने कर दिए गए, 59 प्रश्न यानी 59 क्वेश्चंस को इसमें रखा गया इस टेस्ट में। ठीक है, बीने साइमन ने क्या किया था, पहला बुद्धि परीक्षण किया था। ये आप सभी लोग जानते होंगे, कब किया था, 1905 में किया था। इसीलिए आपका जो है मानसिक आयु का जनक भी इन्हें कहा जाता है, बीने को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अधिगम के समय प्रत्येक छात्र को सफलता का एक अवसर मिला और सफलता को तत्काल पुनर्बलन मिले तो इसे क्या कहा जाएगा। अगर उसने कोई सफलता का एक अवसर मिला है, उसको सफल हुआ है वो, और उसको तत्काल पुनर्बलन मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा। यानी आपने कोई उपलब्धि हासिल की और तुरंत आपको मोटिवेशन मिल गया है ना, उसका पुरस्कार मिल गया, तो वो क्या कहलाएगी, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाएगी। आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये परिभाषा है, इसमें आपकी सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं कवर हो जाएगी जो आपके पेपर में ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। वैसे तो दुनिया भर की परिभाषाएं हैं आपकी CDP में, लेकिन इनको आपको नहीं भूलना है।
व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने कहा कि भाई व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात और अर्जित दोनों तरह की प्रवृत्तियों का योग है। ये बात कही थी वैलेंटाइन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, याद रखना। और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। फटाफट से लाइक और शेयर भी आप लोग जरूर कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। शैशवावस्था को क्या बताया है? सीखने का आदर्श काल बताया है, ठीक है। ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। एक तरह से और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं, तो भी आंसर क्या होगा? शैशवावस्था होगा। और अगर ये पूछे परिभाषा किसने दी, तो वैलेंटाइन ने दी। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक लोकसभा में पारित किया कब? तो 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था आपका RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया था। आगे बात करते हैं, इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। कौन सी विधि में जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं? अच्छा, करके सीखना में तो सबसे ज्यादा सक्रिय होंगे बच्चे, है ना, अगर करके सीखना विधि अपनाते हैं। लेकिन अगर व्याख्यान विधि को अपनाए, जिसमें कि एक अध्यापक आकर के कक्षा में सिर्फ व्याख्यान देता चला जाए, ना तो बच्चों के कोई विचार सुने, ना उनसे उनके प्रश्नों को हल करे, और बच्चे सिर्फ मौन बन करके अध्यापक की बातों को सुनते रहे, तो ये कौन सी विधि में होता है? व्याख्यान विधि में होती है। प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि अच्छी नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान का नवीनतम अर्थ क्या है? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का जो नवीनतम अर्थ है वो क्या है? सुजाता मैम ने आपको बहुत अच्छे से कवर कराई है CDP। और आप लोग जानते हैं कि मैम ने शुरुआत में ही आपको बताया था कि कैसे कैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ, है ना। पहले क्या था मनोविज्ञान का अर्थ, फिर क्या हुआ, उसके बाद कौन सी शताब्दी में क्या रखा गया। तो अब 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान का नवीनतम अर्थ है वो है व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। अच्छा, व्यवहारवाद का जनक किसको माना जाता है, ये भी बताओ। व्यवहारवाद का जनक किसको माना जाता है? व्यवहारवाद का, ये तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? बताओ जल्दी से, किसको कहा जाता है? तो वाटसन को कहा जाता है। याद होगा आपको ये तो, है ना, बहुत अच्छे से मैम ने समझाया आपको ये चीजें, तो वाटसन ने कहा है। अच्छा, सबसे पहले इसका साइकोलॉजी का क्या मतलब था? पहले था सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, फिर क्या बन गया? मन और मस्तिष्क का विज्ञान बन गया 17वीं शताब्दी में बदल करके, ठीक है। फिर उसका विरोध हुआ, कहा नहीं मन मस्तिष्क का विज्ञान कुछ नहीं होता, चेतना का विज्ञान होता है। विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने इसका सहयोग किया। फिर आता है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, कि क्या होता है मनोविज्ञान, क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, और ये आज के समय में प्रचलित है, यही इसका नवीनतम अर्थ भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना मेरे कहने से। इसमें वो चीज़ है, वो संजीवनी बूटी है जो आपने 1 महीने में नहीं कवर की होगी, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेरे कहने से इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखो, पूरी क्लास को देखो, आपको मजा आ जाएगा। अब बताओ जल्दी से अगला प्रश्न, RB कैटल के द्वारा कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया गया था? तो RB कैटल ने 16 PF पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया था। 16 व्यक्तित्व की जांच करने वाले इसमें कारक रखे थे। आगे बात करें वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? भाई वृद्धि और विकास आपस में कैसे संबंधित है? क्या ये एक दूसरे के पूरक है, या इनमें से कोई एक श्रेष्ठ होता है? ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, वृद्धि भी और विकास भी। आगे बात करते हैं, बाल्य अवस्था छद्म परिपक्वता का काल है, ये किसने कहा? ठीक है, या मिथ्या परिपक्वता भी कह देते हैं कि बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का क्या मतलब होता है? सो फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये होता है कि छोटा बच्चा जो बाल्यावस्था में है वो समझने लगता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, लेकिन माता पिता समझते हैं कि वो अभी बच्चा है ना।
तो बाल्यावस्था में छोटा बच्चा जो होता है उसको ये लगने लगता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं अपने काम स्वयं कर लूंगा, ठीक है, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, तो ये उसको वहम हो जाता है। तो ये रोस ने कहा था। आगे बात करते हैं, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट है बाल्यावस्था को। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तब आप क्या बताएंगे? बाल्यावस्था। किसने कहा? कोल व ब्रूस ने कहा। किसने? कोल व ब्रूस ने। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये, आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से कम है उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो जिनकी 80 से कम होगी बुद्धि लब्धि उसको हम मंद बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। ये आईक्यू टेस्ट के जो आईक्यू आपकी टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर 80 से कम किसी का आईक्यू है तो वो मंद बुद्धि श्रेणी में आता है, ठीक है। सामान्य में कौन सा आएगा? 90 से 110 वाला। बात करते हैं, पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया था? ये नाम याद रखिएगा बस आप कि पास एलोंग टेस्ट किसने विकास किया था इसका? तो अलेक्जेंडर ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ने, ठीक है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा है? तो ये कहा है किलपैट्रिक ने। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण किसने कहा? किलपैट्रिक ने, ठीक है। आगे बात करते हैं, गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कब होता है? कौन से सप्ताह में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके लिए बहुत नया भी होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, तो ध्यान रखिए। गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास जो है वो 14वें सप्ताह में होने लगता है, ठीक है, मस्तिष्क का विकास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? तो भैया व्यवहार को तो सबसे ज्यादा एक ही इंसान ने सपोर्ट किया है, वो कौन है? व्यवहारवाद का जनक वॉटसन, ठीक है। इन्होंने ही कहा कि मनोविज्ञान और कुछ नहीं है, व्यवहार का ही विज्ञान है। इन्होंने ये परिभाषा दी थी, वॉटसन ने, ठीक है। आगे बात करते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। इसने क्या कहा कि व्यवहार का तो है पर इसके साथ साथ अनुभव का भी है, ठीक है। तो ये भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था स्किनर। ये बात इसने कही स्किनर ने कि भाई व्यवहार और अनुभव दोनों का विज्ञान है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो सारी इंक्लूड कर ली गई है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? तो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान भी स्किनर ने ही बताया, ठीक है। शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने बताया? स्किनर ने। सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था? अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है परेशान? थोड़ा सा अंतर है, देखिए आपके दिमाग में आया होगा सुकरात, जानती हूं मैं, ठीक है। अब अंतर क्या है वो समझ लो तो आपका एक प्रश्न गलत होने से बच जाएगा अगर यहां से आता है तो। प्रश्नोत्तर, अगर पूछे आपसे प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, तो आप जवाब देंगे सुकरात। याद रखिए छोटा सा डिफरेंस है, क्या कहेंगे? सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बोले प्रश्नावली विधि तो आपको बताना है वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ। आगे चलते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये किसने कहा है? तो सबसे ज्यादा अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को किसने बढ़ावा दिया है? तो इसको बढ़ावा दिया है सबसे ज्यादा स्किनर ने, ठीक है। पुनर्बलन को सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। आगे बात करते हैं, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने माना है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये माना है सोरेनसन ने, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार। आगे चलते हैं, बताओ जल्दी से प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बहुत आसान है, थॉर्नडाइक ने दिया। किस पर प्रयोग किया था बताओ जल्दी से? चूहे पर, बिल्ली पर, कबूतर पर या बंदर पर? थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था, ठीक है, भूखी बिल्ली पर किया था। और क्या है इससे संबंधित जो भी आप जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से? इसके अन्य नाम, है ना, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिख दो इसके अन्य नाम। बिल्ली को किस बॉक्स में बंद करके रखा गया था, है ना, और पूरी इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन से सन में हुआ था, थॉर्नडाइक की पुस्तक का क्या नाम है? सारे के सारे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बताओ मुझे। अगला है, व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख क्या होता है
है ना, क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है कि हम सभी व्यक्तिगत विभिन्नता रखते हैं, हम सभी लोग आपस में एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, सब में कोई ना कोई डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो ये किसके कारण होता है? ये दो कारकों के कारण होता है। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। ठीक है, हमारा व्यक्तित्व इन दो ही कारकों से मिलकर बना होता है, वातावरण और वंशानुक्रम से। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी तालीम का मूल विचार गांधी जी ने दिया था, परंतु उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने का काम किस समिति ने किया और उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बुनियादी तालीम यानी बुनियादी शिक्षा की शुरुआत तो करी थी गांधी जी ने, पर इसकी रूपरेखा और इसको आगे बढ़ाने का काम किया था जाकिर हुसैन जी ने। ठीक है, जाकिर हुसैन जी ने। आगे बात करते हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं, है ना। पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, चौथी एसपीसीएफ में जो आपकी चौथी स्टेज होती है फॉर्मल, ये वही उसी की बात की गई है कि उसमें व्यक्ति जो है परिकल्पनात्मक ढंग से अमूर्त रूप से विचार करने शुरू कर देता है समस्याओं पर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं वे, परिकल्पना की जांच कर सकते हैं। अब उतने उनका जो मानसिक स्वरूप है वो डेवलप हो चुका है। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चा जो है अब क्या करेगा, तर्क वितर्क कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान कर सकता है अमूर्त रूप से सोच करके भी। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट, सृजनात्मकता की पहचान होती है। क्या है सृजनात्मकता की पहचान? तो FFOE, ये चार क्या होती है इसकी सृजनात्मकता के तत्व है। ये चार तत्व कह लो या एलिमेंट्स कह लो, क्रिएटिविटी के गिलफोर्ड ने बताए थे। कौन कौन से? FFOE, इसका क्या मतलब है? पहले F से मतलब है फ्लुएंसी, ठीक है, फ्लुएंसी प्रवाहिता। दूसरे F का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्रिएटिव बच्चा कैसा होगा? जो अलग अलग तरीकों से सोच पाए, अलग अलग थॉट्स उसके दिमाग में आए एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। फिर होता है ओरिजिनलिटी, ठीक है, O से ओरिजिनलिटी और E से होता है इलेबोरेशन, ये इनकी क्या हो गई? FFOE, ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे याद रख लेना इनको। आपको ये चार ऑप्शन मिलेंगे या 5 मिलेंगे या इनमें से कोई 3 मिलेगी और बाकी कोई और दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो याद रखना आप। आगे बात करते हैं, किस विधि में वाक्यों को पूर्ण किया जाता है? कौन सी विधि में? तो बहुत आसानी से पहचानोगे, वाक्य पूर्ण परीक्षण में, है ना। वाक्य पूर्ण परीक्षण में ही तो आप वाक्यों को फिल करेंगे। आगे अगला प्रश्न है, विषय वस्तु उत्पाद संक्रिया तथा विशिष्ट तत्व के द्विकारक सिद्धांत में सम्मिलित है। बताओ कौन से में? विशिष्ट कारक में सम्मिलित है। पूछा है जो विषय वस्तु होती है वो इनमें से, इन तीनों में से कौन से में सम्मिलित है? विषय वस्तु में है, उत्पाद में है ना, सॉरी, विषय वस्तु उत्पाद में सम्मिलित है या संक्रिया में या विशिष्ट तत्व में? तो जो विषय वस्तु होती है वो विशिष्ट तत्व में सम्मिलित होती है, ना कि उत्पाद या संक्रिया में। ठीक है, विषय वस्तु विशिष्ट तत्व में सम्मिलित होती है। आगे बात करते हैं, शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण उपयोगी है किसके लिए? तो जो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है ये होता है शिक्षित व्यक्तियों के लिए, ठीक है, शिक्षित व्यक्तियों के लिए। आगे बात करते हैं, विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहला ही प्रश्न था, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। ठीक है, स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत में सामान्य कारक क्या होता है? तो जो दो कारक उसने बताए थे द्वितत्व सिद्धांत, तो उसमें से सामान्य कारक है जन्मजात, और विशिष्ट कौन सा होता है? विशिष्ट होता है जो वो अर्जित करता है अपने वातावरण से। आगे बात करते हैं, बालक अंतर्नोद परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो बालक अंतर्नोद परीक्षण का निर्माण किया था, इसको आपको अगर इंग्लिश में आपको जानना है तो इस परीक्षण का नाम है CAT, चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट, चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट CAT। ठीक है, इसका इनमें से आपको ऑप्शन मिलेगा कि बताओ, इनमें से कोई भी चार नाम दे देगा कि निम्नलिखित में से किसने CAT का निर्माण किया या बालक अंतर्नोद परीक्षण का निर्माण किया। तो आप याद रखिएगा लियोपोल्ड बेलोक या बेलक, इसको याद रखिएगा। देखो याद कैसे रखेंगे भाई, बालकों के लिए था ये परीक्षण, है ना, तो बालक को बेलक
इस तरीके से बालक को बैलक से आप क्या करके रखिए, रिलेट करके रखिए। जहां भी आपको इस तरह से मिले CAT चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, तो समझ जाना किसी बालक ने ही किया है। ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। आगे अगला प्रश्न है, कौन सा नियम पुरस्कार एवं दंड के महत्व को प्रभावशाली मानता है? तो जो आपके थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए थे, 8 नियम, जिनमें से 3 प्रमुख थे, 5 गौण थे, तो उनमें कौन सा नियम ऐसा है जो पुरस्कार और दंड को महत्व देता है, प्रभावशाली मानता है? तो उनमें परिणाम का नियम जो था वो क्या मानता है, प्रभावशाली मानता है। अगला और आखिरी प्रश्न है आज की इस कक्षा का, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? जल्दी से बताओ। थॉर्नडाइक को माना जाता है। और थॉर्नडाइक की थ्योरी आपको मैम ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाई हुई है। तो अभी आपने जाना थॉर्नडाइक ने दिया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अच्छा, इसको अभी आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो आप जल्दी से इनके आंसर बताना। ये सारे के सारे अभी के अभी आपको आंसर करने हैं। थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आंसर भी बताऊंगी। तो ये बताओ सबसे पहले, तो जो इसने अपना सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, वो किस सन में दिया था? कौन से सिद्धांत की मैं बात कर रही हूँ? इसकी SR थ्योरी की, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की। तो SR थ्योरी इसने किस सन में दी थी? SR थ्योरी। जल्दी से आंसर करते चलो कमेंट बॉक्स में। पहले एक बार क्वेश्चन लिख दूं, फिर इसके आंसर बताऊंगी, तब तक आप लोग जल्दी से आंसर करो। ठीक है, इसने अपना ये प्रयोग किस जीव पर किया था? मनुष्य पे किया था या किसी जानवर पर किया था? जानवर पर किया था, तो उसका नाम क्या था? इसी के साथ साथ आपको बताना है इसकी जो सबसे फेमस बुक है, सबसे फेमस जो इसकी बुक है उसका नाम क्या है? थॉर्नडाइक की बुक का नाम आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो आपके थॉर्नडाइक है वो किस में आएंगे, कौन से वाद में आएंगे, मानवतावाद में या व्यवहारवाद में, या किस में आएंगे, तो ये भी आपको साथ ही साथ बताना है। और प्रथम मनोविज्ञान का जनक भी किसको माना जाता है? पशु मनोविज्ञान का जनक, पशु मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो अभी जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको इससे रिलेट किया है, तो बिल्कुल यही है, पशु मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक है। इन्होंने SR थ्योरी दी थी 1913 में। बिल्कुल सही जवाब आपका आता हुआ। प्रयोग किया था किस पर? भूखी बिल्ली पर। ठीक है, बिल्ली पर। साथ ही साथ कौन सी बुक है इनकी? तो इनकी बहुत ही फेमस बुक है, याद रखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत फेमस बुक है। इनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसको भूल और पर्यतन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सारे इसके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? इतने कम समय में बहुत सारी चीजें हमने आज कवर की। आपको अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं इसको फिर बहुत जल्दी आपको कंटिन्यू करके इसकी क्लासेस आपको आगे प्रोवाइड करूंगी। आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? मजा आया क्लास में? बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगी, सीखने को मिला? तो आप जरूर बताना। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अपने फ्रेंड्स को आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू गाइज।